नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कल लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण पूरा हुआ। जनता में काफी उत्साह के साथ मतदान करने की खुशी दिखाई दी। अलग अलग जगह पर मतदान का प्रतिशत भी अलग अलग रहा। कहीं पर अच्छा खासा मतदान हुआ तो कहीं पर कम। मतदान की जो प्रक्रिया है वो वोटर्स पर डिपेंड करती है, या कुछ यूं कहे कि वोटर्स की सूझबूझ और समझ मतदान का प्रतिशत तय करती है। कहीं साक्षरता की दर अधिक है तो वहां अधिक मतदान होगा, और जहां साक्षरता की दर कम है तो वहां कम मतदान होगा। इसलिए तो जब भी चुनाव आते हैं तो हर नेता, हर राजनीतिक पार्टी शिक्षा का नारा देती है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जैसे स्लोगन आपने कई जगह सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। वहीं अलग अलग सरकार के समय में शिक्षा के लिए या लोगों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग योजनाएं भी चलाई गई। यहाँ तक कि हमारे संविधान में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में भी दर्शाया गया है। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अब बात करें शिक्षा की, तो सबसे पहले शिक्षा क्या है इसे जानना आवश्यक है। तो शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। डॉक्टर श्री बर्नवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध सोसाइटी का कहना है कि शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशल व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक विकास, नैतिक विकास और सौंदर्य विषय के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षित होना मतलब अक्षरों या शब्दकोशों को समझ, पढ़ या लिख लेना नहीं है। मानवीय मर्म या कर्म को समझना ही वास्तव में शिक्षित होना है। क्योंकि जीवन में अक्सर अनपढ़ जीव भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। जैसे एक छोटी सी चिड़िया घोंसलों के बुनाई से, नन्ही सी चींटी अपने काम से। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्थान के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति को, निरंतरता को बनाए रखती है। एक बालक शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य को जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है, वह करवाता है, जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज की में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। शिक्षा पर विद्वानों के विचार, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व नीतिकारों ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार दिए हैं। शिक्षा के अर्थ को समझने में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है
शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। वही स्वामी विवेकानंद ने कहा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। डॉक्टर लवी गौतम ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। बुद्ध ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की समन्वित विकास की प्रक्रिया है, और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। डॉक्टर लवी गौतम जी के द्वारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की चाह रही है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जो विमुक्त कर दे। बाद में जरूरतों के बदलने और समाज विकास से आई जटिलताओं से शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते गए। प्राचीन समय में शिक्षा एक सेवा के रूप में प्रचलित थी। जगह जगह गुरुकुल हुआ करते थे और गुरु शिष्य का अनूठा संबंध होता था। लेकिन आज के युग में एक तरह से शिक्षा सेवा में रहकर एक व्यापार के रूप में प्रचलित हो चुका है और उस पर टैक्स भी लगा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि भारत में शिक्षा पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। वैसे तो भारत में शिक्षा पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है। शिक्षा को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत एक आवश्यक सेवा माना जाता है और इसलिए इसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इस प्रकार प्री स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा पर कोई जीएसटी नहीं लगाता। हालांकि कुछ शैक्षणिक सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है, जैसे कि कोचिंग कक्षाएं, इन पर 18% जीएसटी, स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली आवास और भोजन सेवाओं पर 5% जीएसटी, स्कूल और कॉलेज द्वारा प्रदान की जाने वाली परिवहन सेवाओं पर भी 5% जीएसटी। ये सेवाएं शैक्षिक सेवाओं के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि ये एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में माना जाता है। अर्थात अगर किसी तैयारी के लिए औसतन फीस 1 लाख रुपए है तो 18% जीएसटी टैक्स लगेगा, यानी छात्रों को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। भारत का शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाना सही है। अब बात करते हैं शिक्षा के प्रकार की। पहली है औपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वाले को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय तथा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। परंतु यह शिक्षा बड़ी व्यय साध्य होती है। इससे धन, समय और ऊर्जा सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं। दूसरी ओर निरौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह ही इसके उद्देश्य व पाठ्यचर्या निश्चित होती है। फर्क केवल उसकी योजना में होता है जो बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है। शिक्षण विधियों व सीखने व स्थानों व समय आदि सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित होता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों और व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए, जैसे जो लोग विद्यालय की शिक्षा नहीं पूरी कर पाए, या प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं जो औपचारिक शिक्षा में ज्यादा व्यय अपना धन, समय, ऊर्जा किसी स्तर पर खर्च नहीं कर सकते। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतर भी प्रदान किया जाता है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी शिक्षा की। तीसरी है अनौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती,
जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठ्यचर्या और न ही शिक्षण विधिया, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन में प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है। व्यक्ति की भाषा व आचरण को उचित दिशा देने, उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने, उसे उसकी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार किसी भी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने तथा जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना आवश्यक होता है। शिक्षा एक व्यापक माध्यम है जो छात्रों में कुछ सीख सकने के सभी अनुभवों का विकास करती है। अनुदेशक शिक्षक अथवा अन्य रूपों द्वारा वितरित शिक्षण को कहते हैं जो अभिज्ञात लक्ष्य की विद्या प्राप्ति को जानबूझकर सरल बनाने के लिए हो। शिक्षण एक असल उपदेशक की क्रिया को कहते हैं जो शिक्षण को सुझाने के लिए आकल्पित की गई है। प्रशिक्षण विशिष्ट ज्ञान, कौशल या क्षमताओं की सीख के साथ शिक्षार्थियों को तैयार करने की दृष्टि से संदर्भित है जो कि तुरंत पूरा करने पर लागू किया जा सकता है। तो साथियों, ये जो शिक्षा की बात थी, इसे मैंने आपके सामने एक चित्र की तरह रखा है और हमें ये निश्चित करना है कि जो हमारा देश है और जहां आज भी कई लोग शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें किस प्रकार शिक्षित किया जा सके ताकि वो अपने देश का भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जन कल्याण में भागीदार बने। जय हिंद।